नमस्कार दोस्तों, एआईसी पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 के चार्टर अधिनियम का अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पार्ट 1 को पहले देखें, फिर आप इस 1833 और 53 के एक्ट पर आए, ताकि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले 1833 के चार्टर अधिनियम के कुछ प्रावधानों को देखेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ लाया गया और क्या क्या चीज़ और भी जोड़े गए। तो जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया अपने नियामक कार्यों को और विधायी कार्यों, व्यापारिक कार्यों को बांट चुकी थी। उसके बाद 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, यह भारत के केंद्रीकरण की दिशा में केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिक निर्णायक कदम था। और इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? यहाँ केंद्रीकरण से मतलब क्या है कि केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव। मतलब जैसे अभी केंद्रीकरण की नीति है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है और राज्य थोड़ा कम, तो वैसी नीति 1833 में बनाई गई। 1833 में यह कहा गया कि जो अब बंगाल का जो गवर्नर है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब केंद्रीयकरण यहाँ से आया। देखिए कैसे आया कि पहले तो बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1773 के अनुसार, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन उसके बाद जो है अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है केंद्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए मतलब एक ही व्यक्ति सर्वोपरि हो गया। कौन? वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ दे दी गई है। क्योंकि वो अकेला हो गया, सर्वोपरि हो गया, तो उसे सिटीजनशिप का भी अधिकार जो था, उसकी नागरिक शक्तियों को, सिटीजन चार्टर को, साथ ही साथ सैन्य डिफेंस को भी उसे हेड बना दिया गया। और ऐसे में जो है प्रथम गवर्नर जनरल, बार बार यह सवाल पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। उसके बाद जो है इसमें क्या गया, मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था उनकी विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीकरण करना था। अगर उनके पास थोड़ी भी शक्ति होती या और भी कोई शक्तियां होती तो फिर केंद्रीकरण नहीं होता, इसलिए उन शक्तियों से उन्हें हटा दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि पहले जो कानून बना दिए गए थे उनको तो हम लोग नियामक कानून कहेंगे, लेकिन अब जब गवर्नर जनरल बनने के बाद जो कोई कानून बनेगा उसे एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। आगे क्या था 1833 के एक्ट में? आगे जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक व्यापारिक निकाय थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक व्यापारिक निकाय थी, लेकिन उसे अब विशुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय बना दिया गया, मतलब प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। वह नागरिक और सैन्य शक्तियों का पूरी तरीके से उपयोग करने लगी। उसके बाद ये भी कहा गया कि 1833 में ही सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता को शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस प्रयास को क्या किया गया? उस प्रयास को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण जो है उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं रहा, आगे के अधिनियम में यह अधिकार मिला है। तो चलिए, ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब जो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या था, मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डाल रहा हूं, जहां से सवाल हमेशा एग्जाम में बनते हैं। आप निश्चिंत होकर वीडियो को देखें, सवाल आपके कहीं से भी मिस नहीं होंगे। 1853 के चार्टर अधिनियम में देखते हैं तो कहते हैं कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन था उसमें यह अंतिम अधिनियम था, क्योंकि 1793 से 1853 के दौरान पारित किए गए चार्टर में जो है यह अंतिम चार्टर था और इसने संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे निभाई? सबसे पहले क्या इसने पहले तो गवर्नर जनरल के परिषद को जो है दो भागों में अलग कर दिया, एक तो विधायी कार्य वाला और दूसरा प्रशासनिक कार्य। मतलब क्या हुआ, अगर एक ही व्यक्ति को दो काम दे दिया जाए तो वो दोनों में से हर एक पर अपनी पकड़ ज़्यादा नहीं कर सकता है, मतलब उस पर ज़्यादा डिवोशन नहीं कर सकता, किसी एक तरफ उसका झुकाव हो जाता है। तो इसीलिए उसको क्या किया गया, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा गया ताकि कार्य आसानी से हो सके। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों में अलग अलग कर दिया गया। साथ ही साथ 6 नए पार्षद जोड़े गए, क्योंकि काम बढ़ गया, बांट दिया गया, तो उसको और अच्छे से करने के लिए उसमें और नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें कि विधान पार्षद कहा जाने लगा। और ये जो विधान पार्षद थी एक छोटी संसद की तरह कार्य करती थी कि इनका जो डिसीजन होता था वही सर्वोपरि होता था, उसी को भारत का जो गवर्नर जनरल था वो मानता था।
और यह कहा गया है कि विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। मतलब कि जब ये विधायी जो है, विधायी शक्ति अलग हो गई तो विधायिका का निर्माण हुआ, इसलिए ये सरकार के विशेष कार्य के रूप में भी तभी से ये 1853 के चार्टर से जाना जाने लगा। आगे कुछ विशेषताएं और भी हैं, उसे देख लेते हैं। इसने क्या किया, सबसे पहले सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की। इससे पहले 1833 में क्या हुआ, व्यवस्था की गई थी लेकिन उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नकार दिया था। लेकिन 1853 के चार्टर में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और इसके लिए 1854 में क्या किया गया, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। क्योंकि समिति की इसलिए नियुक्ति की गई, किस प्रकार से भर्ती की जाएगी, क्या क्या चीज़ उसमें रहेगा, इन सब कारणों के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। मतलब क्या हुआ, अब जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत का जो गवर्नर जनरल था कहिए एक तरह से, वो क्या हो गया, इंग्लैंड राजशाही के विश्वास और उसके कब्जे में आ गया। इसका ये मतलब हो गया कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। संसद ने अपने पास जो है, महारानी ने अपने पास यह शासन ले लिया, यह शक्ति ले ली कि किसी भी समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त किया जा सकता है। इसके तहत ही आप देखेंगे कि जब आगे सिपाही विद्रोह होता है 1857 का, तो 1858 में रानी विक्टोरिया अपने हाथों में ताज का शासन ले लेती है, जिसे हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यही जान लीजिए कि यहाँ से जो एम्पावर उन्होंने किया, क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के लिए काम करेगी। कंपनी जब तक वर्ड लगा था तब तक मुनाफा वर्ड उससे जुड़ जाता था, तो इस कारण से वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाती थी। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपने ऊपर जो है पावर ले लिया महारानी ने। और साथ ही साथ ये कहा कि प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रारंभ किया गया। पहले जो है केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं होता था और उस स्थानीय प्रतिनिधित्व में जो है 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव हुआ, किसमें से, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। तो ये थे 1853 के कुछ विशेष पहलू जिससे कि सवाल बनते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर सवाल ऐसे आए कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन है 1773, 1784, 1833 या 1854। तो इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 1854 जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखें तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी? ऑप्शन है बेंटिंग समिति, राव समिति, मैकाले समिति या कैनिंग समिति। तो संभवतः इसका भी उत्तर आपने सही दिया होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मैकाले समिति ने गठित की गई थी 1854 में। अगला सवाल देखें, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है 1773, 1781, 1784 या 1833। हाँ, इसका भी सही उत्तर दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन डी 1833 इसका सही उत्तर होगा। चौथा सवाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बहुत बार पूछा जाता है और हर लोग गड़बड़ करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और देखते हैं अंतिम सवाल, किस अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773, 1781, 1784 या 1833। तो इसका भी सही उत्तर दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 1833। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में ज़रूर विजिट करिएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।